हमारी आज की कहानी प्यार, धोखे और किस्मत के आगे घुटने टेक चुके संबंधों की एक ऐसी गाथा है जो वैसे तो 3 अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन फिर भी खुद को एक अनोखे रिश्ते से जोड़ती है। एक ऐसा रिश्ता जिसका वास्ता हम सबसे है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, और तो और आजकल के कमजोर संबंधों के उन रास्तों से है जिन पर चलकर यकीनन एक न एक बार हम सभी ने ठोकर खाई है। शायद यही वजह थी कि जब ये कहानी सिनेमा घरों में उतरी तो सीधा लोगों के दिल पर छा गई, क्योंकि दोस्तों ये कहानी किसी और की नहीं, आखिर हम सबकी है। मूवी का नाम है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फैंटेसी, डायरेक्टर रयोसुके हिमागुची। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी का पहला अध्याय मीको नाम की एक मॉडल और उसकी जिगरी दोस्त सुगुमी को दिखाते हुए शुरू होती है, जो काम खत्म करने के बाद टैक्सी से घर जा रहे हैं। वैसे तो ये दोनों जब कभी भी मिलते हैं, इनकी बातों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन सुगुमी के लिए ये दिन खास है। वजह है जिंदगी में एक खास शख्स का दस्तक देना, जैसे वो बीती रात किसी काम के सिलसिले में एक बार में मिली थी। उसका नाम काजुकी है और सुगुमी के लिए मानो वो कोई राजकुमार हो जो पहली नजर में उसे पसंद आ गया। लेकिन एक लड़की होने के नाते वो सामने से शुरुआत का इंतजार करती है, जहाँ काजुकी मिलते ही सबसे पहले उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है और फिर तारीफों के पुल बांधते हुए 2-4 शेर भी सुना देता है। वो मीको को बताती है वो एक इंटीरियर डिजाइनर है और उसका ऑफिस ओआमा में है। मीको बैठकर उसकी बातों पर गौर फरमाते हुए पूछती है, वैसे तुम लोग कितने देर साथ रहे? सुगुमी कहती है, लगभग 15 घंटे, क्योंकि हमारी आखिरी ट्रेन छूट गई थी। और तो और क्या तुम्हें पता है, मुझे कॉफी के लिए भी उसी ने अप्रोच किया। उसके बोलने का स्टाइल साफ साफ दिखा रहा था कि वो कितना सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल आदमी है। मेरे साथ बिताए वो सारे पल उसके लिए मैजिकल लग रहे थे। इस बीच हम कब एक अजनबी से दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले वो एक सीरियस रिलेशनशिप में था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट कर दिया, जिसके बाद से वो अभी तक अकेला है। मगर आज मुझसे मिलने के बाद उसे लगता है ये दिन जिंदगी का सबसे खास दिन होने वाला है। मीको पूछती है, तो क्या तुम लोगों के बीच कुछ हुआ या नहीं? वो कहती है, नहीं, और ना ही हमने कोई ऐसी वैसी बातें की, लेकिन हमारी बातें एक कपल की तरह खत्म हुई और दोबारा से मिलने का डिसाइड करके अलविदा कहा। मीको बोली, यानी प्यार दोनों तरफ से है। शर्माती हुई सुगुमी ने हाँ में जवाब दिया और उम्मीद करती है कि अगली बार ये मुलाकात उनके प्यार की शुरुआत होगी। मीको को उसकी आंखों में उस लड़के के लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है, जिसके लिए वो उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहती है। और फिर सुगुमी को घर छोड़कर बेहद भारी मन से ड्राइवर से वापस वही छोड़ने की गुजारिश करती है जहाँ से उसे पिक किया था। वो अपनी दोस्त के लिए खुश तो थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके जहन में उलझन से मची हुई है। और जैसे ही टैक्सी रुकती है, फौरन एक ऑफिस में दाखिल होती है और यहाँ एक शख्स से मुलाकात करती है, जो और कोई नहीं बल्कि काजुकी था। जी हाँ, वही काजुकी जिसके प्यार में पागल सुगुमी इतने देर से उसे लंबी चौड़े दास्ता बता रही थी। हमें मालूम पड़ता है कि जिस लड़की ने 2 साल पहले काजुकी को चीट किया था वो मीको थी। वो काजुकी से गुस्से में कहती है, मैंने सुना है तुम किसी को चाहने लगे हो। काजुकी पूछता है, तुम्हें इससे क्या, और तुम्हें ये किसने बताया? तो वो बोलती है, अरे मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, जो शख्स मेरे साथ हमेशा शर्मीला बना रहा वो आज बेखौफ किसी को पटाने के लिए शेरो शायरी बोलते फिर रहा है। वाह भाई वाह, क्यों सही कहा ना मिस्टर काजुकी। उसकी बातें सुनकर वो भौचक्का रह जाता है और कहता है, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तो जलन से लाल मीको कहती है, क्योंकि जिस सु यानी सुगुमू के लिए तुम मिर्जा गालिब बने पड़े हो वो और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त घुमी है, लेकिन मैंने अभी तक उससे कुछ नहीं बताया है। वैसे तुम क्या सच में उससे प्यार करने लगे हो? काजुकी कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर मीको बोलती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों उसके साथ बिताए वक्त तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन पल बन गए? काजुकी बोला, मतलब तुम्हें जलन हो रही है? वो कहती है, नहीं, मुझे क्यों जलन होगी, मुझे तो बस तुम्हारी एक बात यहाँ खींचते हुए लेकर आई कि तुमने मुझसे इतने साल अलग होने के बावजूद भी सुगुमी से आज ये कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा अब भी हूँ। सच बताओ तो मुझे भी आज इस चीज का मलाल है कि मैंने चीट किया और रोज खुद को इसकी सजा देती हूँ
जिसके बाद काजुकी उसे अपने गले से लगाने के लिए उठता है और प्यार से आई लव यू कहता है। मीको उसे रोकते हुए पूछती है, सुगुमी का क्या? वो कहता है, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो मीको बोली, फिर तो तुम्हें इसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक बार मेरे गले लगते ही तुम्हारी जिंदगी से सुगुमी बाहर हो जाएगी। ऊपर से मैं कब तक तुम्हारे साथ लॉयल रह सकूंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और ऐसे में तुम हम दोनों को खो दोगे। तो बताओ अब क्या करोगे? काजुकी उसकी ऐसी बातें सुनते हुए जोर से हंसते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ आई ही क्यों हो? क्या चाहती हो मुझसे? मीको बोली, मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि तुम्हारा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता है या फिर पूरा सुगुमी का हो गया। जो सुनते ही काजुकी पीछे से अपनी बाहों में उसे भर लेता है कि तभी ऑफिस असिस्टेंट चेंग अपना लैपटॉप लेकर आ जाती है। ये देखकर मीको फौरन वहां से चली जाती है। इसके 3 दिन बाद हम सुगुमी और मीको को एक ऑफिस शॉप में साथ बैठा देखते हैं। मीको से कहती है, आज कुछ खास है क्या? तुम बेहद खुश नजर आ रही हो। सुगुमी कहती है, हाँ, वो मैंने तुमसे जिस लड़के के बारे में बताया था ना, उसने आज रात बाहर मिलने के लिए कहा है। कि अचानक उसी रास्ते से गुजर रहा काजुकी उसे दिखाई पड़ता है। सुगुमी फौरन उसे कैफे के अंदर बुला लेती है और मीको से इंट्रोड्यूस करवाती है। मीको कुछ सेकंड शांत रहती है और फिर एकदम से काजुकी से सवाल करती है, तो क्या तुमने फैसला कर लिया आखिर किसके साथ रहना है? सुगुमी उसका ये रवैया देखकर दंग रह जाती है और मीको अपने दोस्त से माफी मांगते हुए कहती है, मैं ही काजुकी की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। उस दिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा मेरे प्यार के 2 साल एक झटके में खत्म हो गए, मगर जब मैं काजुकी से रात दोबारा मिली तो एहसास हुआ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। और फिर वो दोस्त सुगुमी के सामने ही काजुकी से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा और ना ही सोच सकती हूँ। साथ ही ये भी कहती है, मुझे उस दिन एहसास हुआ तुम्हारा सुगुमी से मिलना वाकई एक जादू था जिससे मेरी सालों से बंद पड़ी आंखें खोल दी। सुगुमी अपने दोस्त की बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाती है और फौरन कैफे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद काजुकी मीको को वहीं छोड़कर सुगुमी के पीछे जाने लगता है। मगर हकीकत में ये सब सिर्फ और सिर्फ मीको का एक छोटा सा ख्वाब था। आंखें खुलती है और सामने बैठे काजुकी से सुगुमी उसे रूबरू करवाते हुए कहती है, ये है मिस्टर कुबुतो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मीको दिल पर पत्थर रखकर एक अजनबी की तरह उसे हेलो करके वहां से जाना ही बेहतर समझती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि काजुकी ने सुगुमी को चुन लिया है। तभी तो उस रात ऑफिस से निकलने के बाद वो उसके पीछे नहीं आया। साथ ही साथ आज रात सुगुमी से मिलने का फैसला भी कर चुका है। मीको शांति से ये सोचते हुए बाहर निकलती है और अपनी काजुकी के साथ मुलाकात की उस आखिरी याद के तौर पर दूर खड़ी उस कैफे की फोटो खींचती है। इसके बाद कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत होती है, जहां अपनी क्लास में पढ़ा रहे एक प्रोफेसर को अचानक बगल वाले कमरे से किसी स्टूडेंट की जोर जोर से रोने धोने की आवाज आती है। वो प्रोफेसर सेगावा के पैरों पर पड़कर फेल न करने की विनती कर रहा है, वरना इससे उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा और वो कभी भी न्यूज एंकर नहीं बन पाएगा। परंतु जिद्दी प्रोफेसर सेगावा उसकी एक भी नहीं सुनते और सभी के सामने बेइज्जत करते हैं। यहाँ से कहानी 5 महीने आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम उसी स्टूडेंट सास्की को देखते हैं, जो कि एक अपार्टमेंट में रहता है। उसका रिलेशन उम्र में बड़ी शादीशुदा महिला नाओ से है। ये कहने को तो एक रिश्ता है, मगर असल में सास्की बस उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं कि तभी टीवी पर उन्हें प्रोफेसर सेगावा दिखाई देते हैं, जिन्हें उनकी ऐतिहासिक नोबेल के लिए आकुतागावा प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। यह देखकर सास्की बेहद गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने 5 महीने पहले उसका करियर तबाह कर दिया, वरना आज शायद वो टीवी पर उनकी खुशी खुशी इंटरव्यू ले रहा होता। उन्हें इस तरह देखकर सास्की के मन में बदले की भावना जागने लगती है और अचानक दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान दस्तक देता है। एक ऐसा प्लान जो सेगावा की अब तक की मिली सारी इज्जत को खाक कर देगा, जिसमें उसे बस नाव की जरूरत थी। दरअसल सास्की चाहता था कि नाव किसी तरह प्रोफेसर सेगावा को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर हनी ट्रैप करे, जिसके लिए पहले तो नाव साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर जब उसने उसके साथ हमबिस्तर होने से मना कर दिया तो मजबूरी में नाव को हाँ करना पड़ता है।
नाव अगले ही दिन तैयार होकर प्रोफेसर सेगावा से मिलने के लिए कॉलेज पहुंचती है और उनसे कहती है, सर क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट नाओ। वो उसे देखते ही कहता है, अरे हाँ, बताओ क्या काम है? नाओ बोली, मैंने आपकी नोबल पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, पर क्या इस पर मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? प्रोफेसर सेगावा खुशी खुशी बुक पर ऑटोग्राफ दे देता है, जिस पर नाओ कहती है, मैं आपकी फ्रेंच क्लासेस से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। सारी क्लासेस छोड़ सकती हूँ लेकिन फ्रेंच नहीं। वैसे अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या मैं आपसे इस किताब से जुड़े कुछ सवाल कर सकती हूँ? प्रोफेसर सेगावा उसे इसकी इजाजत भी दे देते हैं, जिसके बाद वो उनके बगल में बैठकर किताब की सबसे अश्लील पंक्तियों को बिना किसी लाज शर्म के पढ़ना शुरू कर देती है। बोलते बोलते वो प्रोफेसर के कमरे का दरवाजा भी बंद कर देती है। इस बीच प्रोफेसर सेगावा उसके पास आते हैं और माफी मांगते हुए दरवाजा फिर से खोल देते हैं। शायद वो ये नहीं करना चाहते कि कोई उनके बारे में गलत समझे, मगर नाव उन पंक्तियों को तब तक पढ़ना जारी रखती है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद उनसे पूछती है कि जिस तरह ये सब पढ़ते वक्त मेरे अंदर एक अलग सा एहसास होता है, क्या आपके अंदर भी कुछ ऐसे ही इच्छा जागी थी जब आपने इन्हें लिखा था? प्रोफेसर सेगावा हाँ में जवाब देते हैं, जिसके बाद वो उनसे कहती है, क्या आपका कभी किसी महिला से संबंध रहा है? वो कहते हैं, यही मेरी जिंदगी बहुत ही बेरंग है, जिसमें इन सब के बारे में समय ही नहीं मिलता, और बची कुची थोड़ी बहुत जिज्ञासाओं को मैं शब्दों के जरिए इस तरह लिखकर खत्म कर देता हूँ। आगे नाव बोली, सर काश मैं आपकी तरह हो पाती। इस मामले में तो मैं इतनी कच्ची हूँ कि शादीशुदा होने के बावजूद भी कई मर्दों से मेरे संबंध है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, फिर तुम गलत जगह आ गई हो, तुम्हें किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई भी कमी है। तुम एक अच्छी और बहादुर लड़की हो जो शादीशुदा होने के बावजूद घर परिवार को संभालने के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने की सोच रही हो। यकीनन तुम जरूर सफल होगी। बाकी कमियां तो हर किसी में होती है। अगर ईश्वर हर इंसान में सभी गुण दे दे तो फिर वो व्यक्ति इंसान कहाँ भगवान कहलाएगा। प्रोफेसर की इन मीठी और आशीर्वाद बातें सुनकर न जाने क्यों नाव का मन पलट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे वो किसी नेक दिल इंसान को फंसा सकती है। उसके सामने रिकॉर्डिंग हो रहे मोबाइल को रखकर माफी मांगती है और सब सच सच बता देती है, बस ये छोड़कर कि ये सब उसने सास्के के कहने पर किया है। प्रोफेसर सेगावा फिर भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, और आज ये बुक फेमस न होती तो शायद जो चंद लोग उनसे मिलने आ रहे हैं वो भी ना आते। सेगावा अपने दिल की बात रखते हुए नाव से बोला, मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे व्यवहार में खटास नजर आ रही थी, यहाँ तक कि मैं खुद थोड़ा बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब पहली बार किसी लड़की को इतने सुंदर तरीके से अपनी किताब को पढ़ते देखा तो वाकई पिघल गया। नोआ रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन सेगावा इसके लिए मना कर देता है और कहते हैं, क्या तुम मुझे ये रिकॉर्डिंग मेल कर सकती हो, जिन्हें सुनकर मुझे न केवल इस चीज का एहसास होगा कि मैं क्या गलत कर रहा था, बल्कि आज किसी लड़की की बातों पर कितना उत्साहित था, इसे भी याद रखूंगा। वाकई तुमने आज मुझे अंदर से जगा दिया है। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी और नाव बोलती है, क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो बस मुझे याद करके शारीरिक सुख को प्राप्त करेंगे। प्रोफेसर सेगावा इसके लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद नाव को हम उसके घर में देखते हैं, जो कंप्यूटर पर उसी रिकॉर्डिंग की फाइल बनाकर प्रोफेसर सेगावा के बताई यूनिवर्सिटी के ईमेल आईडी पर उन्हें भेजने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच बेटी तामातो और पति कमरे में दस्तक देते हैं और वो डर के मारे फौरन मेल सेंड कर देती है, इस बात से अनजान कि उसने सेगावा की जगह ये सारी जानकारियां गलती से जल्दी जल्दी में यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर सागावा को भेज दिया है। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं और हम एक बस में गुमसुम सी बैठी नाव को देखते हैं। उसके चेहरे की वो मुस्कान, तेज, सब कुछ मानो गायब सा हो गया है। तभी बस में सास्के दाखिल होता है, जो अब एक पब्लिशिंग कंपनी में बतौर एडिटर काम कर रहा है और बेहद खुश है। वो नाव से उसके काम के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो एक कंपनी में प्रूफ रीडिंग करती है। सास्के उसका विजिटिंग कार्ड मांगता है, लेकिन नाव के पास ऐसा कुछ भी नहीं था और कंपनी का नाम भी गोपनीय रखती है।
यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि 5 साल पहले नाव से की गई वो छोटी सी मिसटाइप की वजह से प्रोफेसर सेगावा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी थी। वही जब ये बात चर्चा का विषय बनी तो नाव के पति ने भी तलाक दे दिया, जिसके बाद वो कुछ इसी तरह गुमनामी की जिंदगी जी रही है। उसे आज भी इस बात का मलाल है कि आखिर क्यों सास्के के कहने पर उसने प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग की। इसमें गलती उसकी थी या फिर सास्के की, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वही दूसरी तरफ बैठा सास्के बस उसकी बेवकूफी पर ताने मारकर हंसे जा रहा है। इसी दौरान सास्के नाव को बताता है कि वो जल्द ही अपने ऑफिस के एक महिला कर्मी के साथ शादी करने वाला है। जो सुन उसे फासला बना रही नाव थोड़ा नजदीक आती है, अपने विजिटिंग कार्ड देती है और एक किस करके बस से उतर जाती है। सास्के ये देखकर दंग रह जाता है। उसका चेहरा उतर सा जाता है। अब वो खुश तो है लेकिन कंफ्यूज भी है। क्या उसे दोबारा नाव से मिलना चाहिए या फिर शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। वही नाव का दिया गया ये विजिटिंग कार्ड कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जिस बर्बादी की राह पर आज वो सास्के की वजह से है, ठीक उसी अंदाज में उसके रिकॉर्डिंग करके उसे सजा देने वाली है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रोफेसर सेगावा के साथ हुआ। फिलहाल आगे क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस भाग के साथ हमारी ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाती है। ये दौर था साल 2019 का। पूरी दुनिया में ज़ेरॉन नाम का एक ऐसा कंप्यूटर वायरस फैल चुका था जिसने अधिकतर लोगों के कंप्यूटर हैक कर दिए थे और उनकी निजी जानकारियां लीक कर दी थी। नतीजन सभी लोग दोबारा से टेलीग्राफ और चिट्ठियों के दशक में वापस लौट आए थे। इसी बीच हम नात्सुको नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में उसके स्कूल की रीयूनियन पार्टी का इनविटेशन कार्ड है। कार्ड पर लिखे पते की बदौलत वो वहां पहुंच जाती है जहां सभी लोग ग्रुप में आए हुए थे, मगर नात्सुको अकेले ही किनारे पर खड़े होकर सबको निहार रही है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, मुझे पहचाना? नात्सुको बोली, हाँ तुम क्योनारा हो ना? वो कहती है, क्योनारा नहीं, क्योमिया। वैसे मुझे लगा था तुम यहाँ नहीं आओगी क्योंकि तुम्हें तो शोर शराबा और भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो नात्सुको बोली, हाँ ऐसा तो है, लेकिन फुजिसा की सर की हिस्ट्री क्लास मुझे यहाँ खींच लाई। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने होटल वापस आ गई। सुबह होती है और नात्सुको सबसे पहले उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर अक्सर स्कूल के दिनों में वो पेट भरकर खाया करती थी। लेकिन आज जब उन अंकल को ये बात बताती है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। हालांकि दुकान में इतने ढेर सारे लोग आने की वजह से सालों पुरानी बात याद रखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वो यहाँ से निकलकर अपने घर टोक्यो जाने के लिए सेंडाई स्टेशन की तरफ आगे बढ़ती है कि अचानक लिफ्ट पर उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और वो उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नात्सुको बताती है, मैं तो स्कूल रीयूनियन में आई थी, मगर तुम क्यों नहीं आई? वो कहती है, हो सकता है उस वायरस की वजह से मेरा एड्रेस या सरनेम बदल गया हो। जिसके बाद चाय पीने के लिए उसे अपने घर लेकर जाती है जहाँ रास्ते में वो उससे पार्टी में मिली क्योनारा का भी जिक्र करती है, मगर सिस्टम बदल जाने की वजह से उसे वो भी कुछ खास याद नहीं है। नात्सुको उसे यूं घर की जिम्मेदारी में बंधा देखकर पूछती है, क्या तुम खुश हो? वो कुछ सेकंड शांत रहकर नात्सुको से उल्टा ये सवाल करती है कि क्या वो खुश है? नात्सुको इसके लिए साफ साफ इनकार करते हुए कहती है, मुझे आज भी अपने जज्बातों के लिए ना लड़ने का अफसोस है जिसका खामियाजा आज तक भुगत रही हूँ, और शायद इसीलिए बस एक नजर तुमको यहाँ देखने आई थी। ये बात सुनकर वो महिला दंग रह जाती है और कहती है, इससे पहले कि तुम यहाँ मेरे सामने अपने दिल की बात रखो, मुझे लगता है कि ये मामला किसी और ही तरफ जा रहा है, और इससे पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। वो दरअसल मैं उस टाइम भूल गई और पूरे रास्ते हम ऐसी बात करते चले आए कि मुझे ये पूछने का समय ही नहीं मिला। नात्सुको बोली, आखिर तुम मुझे कैसे भूल सकती हो मिकायुरी? वो महिला कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा नाम तो आया कोबायाशी है। जो सुनकर नात्सुको दंग रह जाती है और पूछती है,
तो फिर तुमने वहां मुझे पहचाना कैसे? आया बोली, तुम लिफ्ट से गुजरते वक्त मुझे ध्यान से देख रही थी और फिर लौट कर आई, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम जरूर मेरी कोई पुरानी दोस्त हो जो टोक्यो चली गई थी। मुझे माफ करना, इसमें मेरी गलती है। निराश नात्सुको को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। आया उसे समझाती है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, आप किस हद तक उससे प्यार करते हो और एक बार उसे मिलना चाहती है, लेकिन हकीकत यही है कि मैं वो नहीं। नात्सुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर मीका को जी भर कर देखे उसे 20 साल से ज्यादा हो गए थे और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। वो और कुछ न कहकर अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है, परंतु आया उसे रोककर कम से कम कुछ खाने को कहती है, जहां बातों ही बातों में नात्सुको अपने अतीत के दर्द को बयां करते हुए उसे बताती है कि हम दोनों स्कूल के समय एक दूसरे को डेट करते थे। उसके बाद मैं टोक्यो चली गई और काफी सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। तभी मुझे मालूम पड़ा उसने बॉयफ्रेंड बना लिया, जिसके बाद मैंने रिश्ता तोड़ दिया और फिर कुछ सालों बाद मुझे मालूम पड़ा कि उसकी शादी हो चुकी है। आया उसकी ये कहानी सुनकर कहती है, मुझे लगता है वाकई तुम उसे बेहद प्यार करती थी और फिर अजनबी के रूप में एक दोस्त को पाकर अपने दिल का बोझ उतारते हुए बोली, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले इस वायरस की वजह से मुझे अपने पति के कुछ मैसेजेस मिले, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दिनों के पुरानी गर्लफ्रेंड को देखने की बात कही, लेकिन ये भी कहा कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों तले बंधे हुए हैं। फिलहाल मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन आज तक ये बात मैंने उनको नहीं बताई। परंतु जो चीज सबसे बुरी लगी वो ये थी कि उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ उसे देखने की इच्छा जाहिर की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम कर रही हो। और आज मुझे समझ आया कि हम चाहे किसी से कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा अपने चाहने वालों के बारे में सोचना और उसे बस एक पल के लिए देखने की इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती। आया कुछ सोचकर नात्सुको से पूछती है, तुमने कहा था मैं बिल्कुल मिका की तरह लगती हूँ, मुझसे बात करना भी तुम्हें उसी की याद दिलाता है। नात्सुको कहती है, हाँ तो? वो बोली, फिर जब ऐसा ही है तो क्यों न मैं तुम्हारे लिए मिका का रोल प्ले करूं। कम से कम यहाँ से जाने के बाद तुम्हें शहर में आने का मलाल तो नहीं रहेगा। बस फिर क्या था, वो मिका की तरह खड़ी होती है और परेशान नात्सुको के पास आकर कहती है, तुमने कहा था कि तुम जिंदगी में खुश नहीं हो, क्या इसकी वजह मैं हूँ? नात्सुको उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है जो मैंने तुम्हारी आखिरी कॉल नहीं उठाई। पर अब कहती भी तो क्या कहती, सब कुछ तो खत्म हो चुका था। मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं देख सकती थी, इसीलिए कभी कॉल नहीं किया। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं उस दिन तुम्हें क्या कहना चाहती थी, तो बस इतना कहूंगी कि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मुझे पता है कि संसार में मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता, लेकिन मैं फिर भी चाहती कि तुम मुझे चुनो। तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, बस इस चीज का एहसास दिलाने आई हूँ कि जो खाली जगह तुम्हारे दिल में है उसे हम दोनों का प्यार ही भर सकता है। उसकी बातें सुनते ही आया अपने दिल के कोनों को छूने लगती है और उसके करीब आकर कुछ कहना चाहती ही है कि अचानक उसका बेटा काई वहां जाता है। नात्सुको भी अब जो कहना चाहती थी वो कह चुकी है और अपना सामान उठाकर वापस स्टेशन जाने का जिक्र करती है। आया स्टेशन तक उसके साथ चलना चाहती है और दोनों स्टेशन की तरफ पैदल निकल पड़ते हैं। अचानक नात्सुको उससे कहती है, अरे एक सवाल तो रह ही गया, ये बताओ, जैसे मैंने तुम्हें गलती से मिका समझा, वैसे तुमने मुझे अपनी कौन सी दोस्त समझकर घर बुला लिया था? आया बोली, तुम्हारी तरह दिखने वाली एक लड़की थी जिसका पहनावा लड़कों की तरह था, मगर हम एक दूसरे से इतना नजदीक नहीं थे। मैं अक्सर उसे लंच ब्रेक में पियानो बजाते देखती और मुझे भी पियानो का शौक था। यहीं से हम दोनों दोस्त बन गए और साथ में पियानो बजाने लगे, लेकिन कभी भी क्लास में बात नहीं करते थे, सिर्फ म्यूजिक रूम में ही थोड़ी बहुत बातें किया करते। जिसके बाद वो टोक्यो चली गई और फिर एक दूसरे से कभी न मिल सके। ये सुनकर नात्सुको कहती है, चलो ना, फिर इस बार मैं तुम्हारे वो लड़के जैसे दिखने वाली दोस्त बन जाती हूँ और स्टेशन के इस छोर पर ये रोल करते हैं। हालांकि उनके पास ज्यादा समय तो नहीं था, लेकिन आया इसके लिए तुरंत राजी हो जाती है और दोनों वही स्टेशन पर एक अजनबी की तरह
मिलने की एक्टिंग शुरू करते हैं। नात्सुको उससे कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? आया बोली, हाँ, मैं तुम्हारा पूरा नाम भूल रही हूँ, मगर ये जरूर याद है कि हम स्कूल के दिनों में साथ पियानो बजाया करते थे। वैसे तुम यहाँ किस काम से आई हो? नात्सुको उसे स्कूल के रीयूनियन के बारे में याद दिलाती है, जिस पर आया कहती है, हाँ, मुझे शायद किसी गलती की वजह से बुलावा नहीं आया, पर तुम मिल गई ना, यही काफी है। आखिर में वहाँ जाकर भी तो तुमसे ही मिलती। तुम चाहे कितनी भी एंटी सोशल थी, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, पर मेरे साथ हमेशा कंफर्टेबल रहती, और मैं हमेशा इस पर गर्व करूंगी कि तुम अभी तक नहीं बदली। नात्सुको बोली, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? वो कहती है, काश मैं तुम्हारी तरह सीधा जवाब दे पाती। हालांकि शारीरिक तौर पर तो मैं पूरी तरह फिट हूँ, लेकिन आज भी सोच में पड़ जाती हूँ कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन अब जिंदगी से शिकायत करके भी क्या फायदा, इसे मैंने खुद जो चुना है। नात्सुको उसके हाथ को थामकर उसे दिलासा देती है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुमने तो मेरे जैसे अकेले रहने वाले इंसान को संभाला, उसे दुनिया दिखाई। तुम बेहद शक्तिशाली हो। मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिली। इसी दौरान ट्रेन अपने मुसाफिरों को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने रास्ते बढ़ते हैं कि तभी हम आया को भागते हुए देखते हैं, जो बीच रास्ते में रोते हुए नात्सुको को रोककर कहती है, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। नात्सुको पूछती है, क्या? वो बोली, मेरी एक अकेली दोस्त का पहला नाम नोजोमी था। जी हाँ। नोजोमी सुनकर नात्सुको तो खुशी से कूद पड़ती है। कम से कम उनकी इस मुलाकात का कुछ तो नतीजा हुआ, और खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अलग अलग मोड़ पर खत्म हुई ये 3 कहानियां जो किसी न किसी के जिंदगी के पड़ाव से गुजरते हुए नजर आती है। आपको कैसी लगी, और इन सब में से किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ, सबसे ज्यादा करीबी महसूस कराया? मुझे कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं और भी ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।